In a very simple language, we are discussing appearance and non-appearance of the parties in the civil suit, and which is mentioned Order 9 CPC, and it's a very important topic regarding the judicial exam. So, इंट्रोडक्शन में अगर हम जाएं, देखिए हमारे सीपीसी में ऐसा प्रोविजन है कि जब कभी भी अगर कोई सूट कोई फाइल होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सूट जो है आपका वो दोनों पार्टियों को सुन के ही डिसाइड हो। सुन के डिसाइड का मतलब है कि दोनों पार्टी जो सूट है आपका मेरिट में डिसाइड हो, दोनों पार्टी ने जो है अपने पक्ष रखे हो, उन्होंने एविडेंस लीड किए हो, आर्गुमेंट हुए हो, देन कोर्ट कम टू द कंक्लूजन। ठीक है, अगर एक पार्टी देखिए अगर नहीं आती है तो आपका वी हैव अ प्रोविजन ऑफ द एक्स पार्टी, तो हम जो तो कोर्ट जो है आपका वो एक्स पार्टी हो जाता है जस्ट। बट सीपीसी जो है हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो इस तरीके से कन्फाइन है कि आपका मैक्सिमम जो है आपका जितना हो सके पार्टीज की अपीयरेंस जो है आपकी होनी ही चाहिए कोर्ट में, उस तरीके से डिफाइंड है। तो इसमें देखिए वो सारे प्रोविजन दे के रखे हैं कि जब कोई पार्टी ना आए तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो उसको सेट असाइड करवा सकती है, वो उसको अपील में जा सकते हैं, वो रिवीजन में जा सकते हैं। तो दीज ऑल आर द रेमेडीज which is given to the uh, person who is a ex party. So this is whole soul story of the crux of the order 9. What are the option to the party कि अगर वो ना आए तो क्या होगा? Introduction: every proceeding as far as possible must be carried on in the presence of the parties as a general principle of a law. Order 9 of the Code of Civil Procedure lays the law regarding the appearance of the parties and what are the consequences of the non-appearance of the parties. The appearance of a parties to the suit. As stated under Rule 1 of Order 9 of the Code of Civil Procedure, the party to suit are required to attend the court either in a person or by their pleader on the day which has been fixed in the summon. देखिए ये बोल रहा है ऑर्डर 9 रूल 1 सिंपल इतनी सी बात बोलता है कि जब कभी भी आपको समन आए तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है कि आप जो हो या तो आप खुद आओ या तो कोई आपका किसी प्लीडर के थ्रू, मतलब किसी एडवोकेट के थ्रू जो हो आप जो हो क्या कर सकते हो, अपीयर हो सकते हो। तो दिस इज ये आपकी बात जो है ऑर्डर 9 रूल 1 जो है बोल रहा है। अब इसके बाद ये बोलता है कि इफ द प्लेंटिफ फॉर अ डिफेंडेंट व्हेन ऑर्डर टू अपीयर इन अ पर्सन डू नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड नीदर शो द सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, द कोर्ट इज एम्पावर्ड अंडर रूल 12 ऑफ ऑर्डर 9 एज फॉलो। अब देखिए मान लीजिए ना तो प्लेंटिफ आया ना तो डिफेंडेंट आया, तो कोर्ट के पास क्या पावर रहती है ऑर्डर 9 रूल 12 के हिसाब से? देखिए ये बोलता है सिंपल, देखिए ये बोलता है इफ द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर, अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो उसको डिसमिस भी कर सकता है। इफ द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर तो वो क्या कर सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नाउ वी विल गो टू द मेन कोर्स ऑफ दिस ऑर्डर कि एक्चुअल में क्या है। नॉन अपीयरेंस ऑफ द बोथ पार्टी टू द सूट। जस्ट इमेजिन कि ना तो प्लेंटिफ आया ना तो डिफेंडेंट आया, तो फिर कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगा? कोर्ट देखिए क्या कर सकता है आपका, when neither the plaintiff nor the defendant appears before the court when the suit is called for a hearing, then the court is empowered to dismiss the suit under order 9 rule 3। अब देखिए मान लीजिए आपने कोई सूट फाइल करके रखा था और जिस दिन आपको बुलाया गया था उस दिन ना तो आप आए ना ही आपका डिफेंडेंट आया, तो फिर कोर्ट क्या आपका वेट करेगा? कोर्ट आपका वेट नहीं करेगा। कोर्ट सिंपल आपको क्या कर देगा, कोर्ट के पास जो है ऑर्डर 9 रूल 3 में आपको पावर दे के रखी है कोर्ट को
कि वो जो है वो क्या कर सकता है, एक्स पार्टी जा सकता है आपके अगेंस्ट। ठीक है, देखिए सॉरी एक्स पार्टी नहीं, उस सूट को डिसमिस कर सकता है, सिंपल। जब ना तो प्लेंटिफ आया ना तो डिफेंडेंट आया, तो कोर्ट के पास क्या पावर है आपकी, वो सूट को डिसमिस कर सकता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन because this is a very important. The question is asked like this: if agar if there is a if there not the plaintiff nor the defendant appeared before the court on the date which is fixed by the court, then what is the power before the court? Court can postpone the hearing, yeah, court can give another date, yeah, court can dismissal of that suit. What are the options? Then the court has the option under order 9 rule 4. The dismissal of the suit under this rule does court जो है sorry under order 9 rule 3 कोर्ट जो है आपका सूट को डिसमिस कर सकता है। अब इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया आपका सूट ऑर्डर 9 रूल 3 में, क्या ये जो है आपका नया सूट लाने में प्रेक्लूड करेगा प्लेंटिफ को? तो ऑर्डर 9 रूल 4 बोलता है कि ऐसा नहीं है। ऑर्डर 9 रूल 4 सिंपल आपकी इतनी सी बात बोलता है कि प्लेंटिफ को प्रेक्लूड नहीं किया जा सकता है। प्लेंटिफ जो है उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन में क्या कर सकता है, आपका नया सूट जो है फाइल कर सकता है। ये बात कौन बोलता है आपका? ये बात आपका बोलता है ऑर्डर 9 रूल 4। The dismissal of the suit under this rule does not put a bar on a filing a fresh suit on the same cause of action as per rule 4। सिंपल सी बात कि प्लेंटिफ को उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सूट फाइल करना चाहे तो वो बड़े आराम से जाके कोर्ट में कर सकता है और उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है। The plaintiff can also apply for setting aside the dismissal if he is able to satisfy the court that there was a sufficient behind his non-appearance. If the court satisfied the cause of non-appearance, then it may be set aside the order of dismissal and schedule a day for the hearing of the suit। देखिए यहाँ पे बात हो रही है जब दोनों पार्टी, देखिए जब दोनों पार्टी आपकी जो है नहीं आई थी, उस केस में भी यहाँ प्लेंटिफ के पास, दिस इज द पावर ऑफ द प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ के हाथ में पावर दे के रखी है कि अगर उसके पास कोई कारण था, कोई ऐसा कोज, ऐसा सफिशिएंट कोज जिसकी वजह से कि वो कोर्ट में अपीयर ना हो पाया, तो उस कारण की वजह से वो कोर्ट को बताएगा। इफ कोर्ट सेटिस्फाई तो क्या हो सकता है, मान लीजिए यू आर द जज, अगर आपके सामने कोई ऐसा बोल दे कि मैं जिस ट्रेन के थ्रू आपके पास आ रहा था अपीयरेंस देने के लिए अपनी, वो जो ट्रेन है वो आधा घंटा लेट हो गई, तो दिस इज नॉट इन द हैंड ऑफ अ प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ के हाथ में नहीं था कि वो ट्रेन को जल्दी से पहुंचाए। ठीक है, तो यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ कि यस देयर इज अ सफिशिएंट कॉज, तो आप जो है उसका डिसमिसल ऑर्डर जो है क्या कर सकते हैं, सेट असाइड। ये तो बात की अभी हमने किस बात की कि जब ना तो प्लेंटिफ आया ना तो डिफेंडेंट आया, ना तो प्लेंटिफ आया ना तो डिफेंडेंट आया, कोर्ट क्या कर सकता है, सूट को डिसमिस कर सकता है और प्लेंटिफ को जो है बार नहीं होगा कि वो नया फ्रेश सूट जो है आपका उसी कॉज ऑफ एक्शन में फाइल कर सके, या प्लेंटिफ जो है आपका क्या कर सकता है, सेट असाइड के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ना अब ये मान लीजिए कि प्लेंटिफ अपीयर हुआ और डिफेंडेंट अपीयर ना हुआ, तो फिर क्या क्या बातें आएंगी? When only the plaintiff appear but the defendant does not appear, then an ex parte order can be passed against the defendant। देखिए सिंपल इतनी सी बात बोल रहा है कि जब जब प्लेंटिफ अपीयर हो गया और डिफेंडेंट नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, इफ यू आर अ जज आप क्या कर सकते हो, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हो। बट द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट द समन वाज सर्व्ड टू द डिफेंडेंट। पर प्लेंटिफ के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ कि वो प्रूव करे, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ, वो ये प्रूव करे कि जो सर्विस है वो प्लेंटिफ के ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर जो है वो ड्यूली मेड हो चुकी है, वो ड्यूली सर्व्ड है। ठीक है, if service of the summon is proved then only the court can proceed for an ex parte
against the defendant and the court may pass a decree in favor of the plaintiff. अगर if service of the summon is proved, if service of the summon is proved, अगर समन की सर्विस प्रूव हो गई तो कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट जो है वहां पे एक्स पार्टी ऑर्डर जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो पास कर सकता है. दिस प्रोविजन applies for the first hearing and not for the subsequent hearing of the matter, and the same has been held in the case of Sangram Singh versus Election Tribunal. This is a very very important case, very important case. Not a single time but thousand of time ये पूछा जा चुका है. संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में आप मतलब इज रिलेटेड टू एक्स पार्टी ऑर्डर. ठीक है, तो देखिए मीनिंग क्या हुआ इसका कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर है ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है कि इसमें ये मान के चलते हैं कि अगर आपका एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है तो ये एक्स पार्टी डिक्री मान के चलते हैं. बहुत सारे लोगों की प्रिजम्पशन यही रहती है कि ये एक्स पार्टी डिक्री अब हो गई. ऐसा नहीं होता है. जो एक्स पार्टी ऑर्डर है आपका वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डे के लिए होता है जिस दिन जो है डिफेंडेंट नहीं अपीयर है. अगर उसके बाद डिफेंडेंट अपीयर होता है तो डिफेंडेंट जो है अपना पक्ष जो है वो रख सकता है. ठीक है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, वो आर्गुमेंट कर सकता है. बट जो पर्टिकुलर डेट में जो प्रोसीडिंग हुई एक्स पार्टी ऑर्डर की वजह से तो वो क्या करेगा, तो वो उस पर्टिकुलर डे के लिए क्या हो गया, वो एक्स पार्टी हो गया. ठीक है, यही बात जो है संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल के लिए. अब मान लीजिए कि कोई ऐसी एविडेंस थी जिस दिन प्लेंटिफ को आना चाहिए था, सॉरी डिफेंडेंट को आना चाहिए था, बट डिफेंडेंट नहीं आया और कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई वहां पे. तो उस एविडेंस को वो क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं डिफेंडेंट, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अगर वो उसको अगर डिफेंडेंट को लगता है कि देयर इज ए नो नीड टू क्रॉस एग्जामिन ऑन दैट विटनेस, अगर भाई डिफेंडेंट चाहता है कि कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में डिफेंडेंट के पास क्या ऑप्शन है कि वो नहीं, वो आगे जो केस चल रहा है उसमें अपना जो है अपीयरेंस दे सकता है. एक्स पार्टी ऑर्डर का सिंपल इतना सा मीनिंग है कि द डे, जिस दिन जो वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट नहीं आया उस दिन ही वो एक्स पार्टी हुआ है. वो जो रेस्ट ऑफ दी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें जो है भाग ले सकता है. Even while passing an ex parte order, it is the duty of the court to secure the end of justice even in the absence of the defendant. ठीक है, ये बोल रहा है कि ये ड्यूटी बनती है कोर्ट की कि ऐसा नहीं है कि एक बार कोई ऐसे एविडेंस को अलाउ कर दिए जो कि एज पर द एविडेंस एक्ट इज नॉट परमिसिबल. ठीक है, so it is the duty of the court if the ex parte order has been passed, even though the defendant, oh sorry, even though the civil judge has duty bound to secure the justice in favor of the defendant also. And Mayadevi versus Lalita Prasad में देखिए क्या बोला था, it has been held by the Honorable Supreme Court that it is the duty of the court to ensure that the statement in the plaint stand proven and the prayer asked before the court are worthy of being granted. This provision of passing ex parte order cannot be passed when there are more than one defendant in the case and any of them appear. ठीक है, जब वहां पे किसी केस में एक से ज्यादा डिफेंडेंट हैं तो इस तरह के ऑर्डर जो है दैट इज नॉट परमिसिबल. बट ये सभी के खिलाफ नहीं होगा, बट जो पर्टिकुलर डिफेंडेंट जो है वो नहीं आया है सिर्फ उसी के खिलाफ होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट कि प्लेंटिफ नहीं आया. अब हम बात करेंगे अपीयरेंस ऑफ अ डिफेंडेंट. अब मान लीजिए डिफेंडेंट नहीं आया तो द प्रोविजन ले डाउन, देखिए इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है ऑर्डर जो रूल 7 है 9 का उसमें बताया हुआ है. वो क्या बोलते हैं कि द प्रोविजन, देखिए द डिफेंडेंट डज नॉट, देखिए जब मान लीजिए डिफेंडेंट आया प्लेंटिफ नहीं आया तो डिफेंडेंट के पास क्या ऑप्शन है, डिफेंडेंट के पास यह ऑप्शन रहते हैं या तो वो प्लेंटिफ के क्लेम को क्या करे, एडमिट करे, या तो प्लेंटिफ के क्लेम को होली या पार्टली एडमिट करे, या तो प्लेंटिफ के क्लेम को डिनाई कर दे. ठीक है,
The defendant does not admit the claim of the plaintiff either wholly or in part. The defendant admit the plaint of the plaintiff claim. देखिए, अब देखिए क्या बात बनती है. If the defendant does not admit, अगर डिफेंडेंट ने एडमिट नहीं किया, देन कोर्ट क्या कर सकता है, उस सूट को डिसमिस कर सकता है. अगर डिफेंडेंट ने एडमिट किया, अगर उसने पार्टली एडमिट किया तो पार्टली क्या कर सकता है, वो डिक्री कर सकता है कोर्ट. ठीक है. अगर उसने कंप्लीटली अगर वो एडमिट कर दिया तो उसमें भी वो डिक्री पास करता है. ठीक है. देखिए, सिंपल सी बात ये बोला कि when the defendant admit completely or any part of the claim made by the plaintiff, then the court is empowered to pass a decree against the defendant on the ground of such admission. और जितना उसने एडमिट किया उतने में डिक्री पास कर देगा, और जितना उसने डिनाई किया उतने में वो क्या कर सकता है, कोर्ट के पास क्या पावर है, उसको डिसमिस कर सकता है. ठीक है. अब देखिए इस केस में क्या है, डिफेंडेंट अपीयर हुआ है बट प्लेंटिफ जो है वो अपीयर नहीं हुआ है. The dismissal of the suit of the plaintiff without hearing him is a serious matter, and it should not be adopted unless the court gets satisfied that in the interest of a justice a dismissal is required. सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि कोर्ट को इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा सीपीसी जो है, अब मान लीजिए somebody has been filed a suit, तो it is obvious कि वो कोर्ट के सामने he came with a clean hand just for to get the justice. वो कोर्ट से न्याय मांगने आया हुआ है. अगर मान लीजिए किसी सफिशिएंट रीजन की वजह से अपीयरेंस जो नहीं दे पाया कोर्ट में प्लेंटिफ, तो क्या उसके खिलाफ जो है वो डिग्री पास हो जाएगी, क्या वो कर देनी चाहिए कोर्ट को. तो ये बोला गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कई जगह बोला कि देयर मस्ट बी अटमोस्ट केयर, कि प्लेंटिफ को हर ऑल द टाइम, जब भी कभी भी कोई सिविल सूट, कोई भी सूट आपका फाइल होता है किसी भी नेचर का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मेरिट पे डिसाइड हो. मेरिट का मतलब ये होता है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने अपना जो है पक्ष रखा हो, उन्होंने अपना पक्ष रखा हो, उन्होंने एविडेंस लीड किए हो, क्रॉस एग्जामिन हुए हो, उनके विटनेसेस आर्गुमेंट्स हुए हो. दिस इज ऑल अबाउट कि वो मेरिट पे डिसाइड हुआ. ठीक है. तो इसीलिए ये बोला गया है कि जो प्रोविजन है आपके एक्स पार्टी होना या प्लेंटिफ का सूट को डिसमिसल करना, नो ड्यू टू द नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ के ना कोर्ट में ना आने की वजह से, तो इनको बहुत अटमोस्ट केयर के साथ जो है जज साहब को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए. डू द सेम प्रोविजन अप्लाई टू द नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ ड्यू टू डेथ. देखिए, मान लीजिए कि प्लेंटिफ की डेथ हो जाए, when the plaintiff does not appear because of the death, the court has no power to dismiss the suit. ठीक है. तो कोर्ट के पास कोई पावर नहीं रहती है. अब मान लीजिए कि प्लेंटिफ का सूट जो है डिसमिस कर दिया ड्यू टू द नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ के ना आने की वजह से जो है प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर दिया, तो प्लेंटिफ के पास अब क्या ऑप्शन है, प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि ही कैन फाइल एप्लीकेशन टू सेट असाइड द डिसमिसल ऑर्डर, dismissal of the suit. देखिए कैसे करेगा. When the suit has been dismissed on the ground of the non-appearance of the plaintiff, then he can make an application to set aside the order of a dismissal. If the court is satisfied with the reason of a non-appearance of a sufficient cause, then the court can set aside the order dismissing the suit and fix a day for proceeding of the suit. ठीक है. अगर sufficient cause, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सफिशिएंट कोज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सफिशिएंट कोज क्या है आपका. अगर आपके पास सफिशिएंट कोज है, देन कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट आपको अलाउ कर सकता है कि आप जो हो, कोर्ट आपको अलाउ कर सकता है कि आप जो हो आप जो है अपना केस को पुट दोबारा से कर सकते हो. मतलब जिस स्टेज में आपका डिसमिस हुआ है उस स्टेज से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो. सिंपल इतना सा मीनिंग है इसका कि जब वो सेट असाइड हो जाए, सेट असाइड आपका जो डिसमिसल का जो ऑर्डर है, डिसमिस जो सूट हुआ है, वो दोबारा से अगर आपका रिस्टोर हो जाए. पर उसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो बात है आपके पास वो इतनी सी है, आपके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए. अब सफिशिएंट कॉज आपका क्या है. For considering the sufficient cause of a non-appearance of the plaintiff, the main point to be considered is whether the plaintiff really tried to appear on the day which was fixed for hearing or not. This is very important. कि
क्या प्लेंटिफ ने सच में ही ट्राइड कि उसने कोशिश की थी कि वो कोर्ट में आए? When sufficient cause is shown by the plaintiff or is known appeal, then it is a mandatory for the court to reopen the suit. जब अगर अगर एक बार अगर प्लेंटिफ ने अगर आपका ये बता दिया कि यस दिस इज द सफिशिएंट कॉज और देयर इज द सफिशिएंट कॉज, तो कोर्ट जो है आपका ड्यूटी बाउंड है, यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं चलती, ड्यूटी बाउंड है कि वो रिस्टोर करे किसको, जो सूट जो है प्लेंटिफ का डिसमिस हुआ है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ अ सफिशिएंट कोर्ट, अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है मान लीजिए, तो फिर ये डिस्क्रिशन में चला जाता है कोर्ट की, कि कोर्ट चाहे तो डिसमिसल ऑर्डर को सेटिसाइड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, पीके पीआरएम रामन चेट्टियार वर्सेस केएपी अरुण चल्लम चेट्टियार में ऐसा ही बोला गया था कि अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन चलती है, कोर्ट की मर्जी चलती है, कोर्ट चाहे तो आपका केस रिस्टोर कर सकती है, चाहे तो नहीं भी कर सकती। Sufficient cause depend upon the fact and circumstances of each every case। देखिए हर एक केस के लिए जो sufficient cause है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, हर एक केस का अलग अलग से हो सकता है। अब देखिए इन द केस ऑफ छोटालाल वर्सेस अंबाला हरगोवन, the Bombay High Court observed that if the party arrives late and finds its suit dismissed due to his non-appearance, then he is entitled to have his suit or application restored with the payment of cost। अब मान लीजिए कि पार्टी आई कोर्ट में पर वो लेट अपीयर आए, जैसे जनरली प्रोविजन ये है कि अडॉप्ट जो कोर्ट करते हैं कि 3:30 बजे तक जो है वेट किया जाता है आपका प्लेंटिफ का, और जनरली यही गाइडलाइंस भी हाई कोर्ट की जनरली कि 3:30 बजे तक आपका शाम के तब तक पार्टी का जो है क्या किया जाए, वेट किया जाए। अब मान लीजिए कि वो 3:30 कोर्ट 5 बजे बंद होती है और वो अराउंड 4:30 सॉरी 4:45 या 4:30 बजे आए। ठीक है, तो तब तक उनका सूट जो है डिसमिसल हो गया था, तो ये मान के चल सकते हैं कि हाँ वो उनकी वजह से डिले हुआ है, तो उनको कोस्ट एज पर दिस जजमेंट ऑफ द छोटालाल वर्सेस अंबाला हरगोवन बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट, तो उनको क्या करना, उनको कोस्ट लगा के उनका सूट जो है रिस्टोर हो सकता है। ये तो सिचुएशन थी आपकी प्लेंटिफ के लिए। अब मान लीजिए कि डिफेंडेंट का समन ही सर्व नहीं हुआ है। व्हेन समन इज नॉट सर्व, तो आपका रूल 225 बोलता है lays down the provision for the situation when the summons is not served to the defendant. One of the fundamental law procedure is that a party must be given a fair opportunity to represent his case। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पार्टीज हैं उनको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीजरल लॉ कि जब तक पार्टीज को अगर आप फिर जो मैंने आपसे पहले भी बात कही डिस्कस की कि अगर आप पार्टीज को फेयर अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हो तो देन यू कैन से इवन दो इट इज अ वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस ऑफ द लॉ। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस है उसको भी वायलेट होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है एक तरफा नहीं सुननी चाहिए। पर देयर इज अ प्रोविजन अंडर ऑर्डर 9 जो कि मेंशन किए हुए हैं, तभी कोर्ट ने जो है कई बार जो है कई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स ने गाइडलाइन जारी की हैं टू द लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट कि अटमोस्ट केयर के साथ जो है ये प्रोविजन जो है वो क्या करनी चाहिए, कैरी आउट करनी चाहिए, इनको अप्लाई करना चाहिए। एंड फॉर दिस इज अ देखिए अब मान लीजिए कि डिफेंडेंट के ऊपर समन ही नहीं सर्व हुए हैं और वहां पे एक्स पार्टी डिक्री पास हो गई, तो क्या इज दिस अ फेयर? नो, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, and for this a notice of the legal proceeding initiated against him is obligatory, therefore the service summoned to the defendant is mandatory and it is a conditional precedent। तो इसलिए बोला गया है कि जब तक डिफेंडेंट के ऊपर आपके समन सर्व नहीं होते हैं
तब तक आपका ये नहीं बोला जा सकता है कि वो अपना पक्ष जो है उसके अगेंस्ट जो है कोई भी डिग्री पास नहीं की जा सकती। ये बात अलग है कि उसके ऊपर समन सब हुआ और उसके बाद वो नहीं आया, ठीक है। देन ही हैव टू शो द सफिशिएंट cause where there is a no service of a summon or it does not give him a sufficient time for a effective presentation of the case, then a decree cannot be passed against him as held in the case of Begumpera versus Luigi Matilda Fernandez. Very tough. Rule 2 of Order 9 also hold that when the plaintiff fails to pay a cost for a service of a summon to the defendant, then the suit may be dismissed. But no dismissal can be made even in the presence of a such failure if the defendant appear on the day of a hearing either in a person or through his pleader. ठीक है. However, the plaintiff is entitled to file a fresh suit when the suit is dismissed under this rule. If the court is satisfied that there is a reasonable reason behind such failure to pay a cost, then the court may set aside the order of the dismissal. And the summon is returned unserved, when the summon is returned unserved and the plaintiff does not apply for a fresh summon for within 7 days from which the summon is returned unserved by the defendant or any of the defendant, then the court can dismiss the suit against the defendant or beat such defendants. देखिए, जब आपका किसी प्लेंटिफ को बोला गया कि फ्रेश समन के लिए अप्लाई करो और उसको टाइम दिया गया, पर उसने उसके बाद भी जो है अपने फ्रेश समन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आपका सूट जो है वो डिसमिस हो सकता है। पर वहां पे अगर सफिशिएंट कोज है, वहां पे अगर आपका सफिशिएंट कोज है, तो प्लेंटिफ को टाइम मिल सकता है और टाइम की डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। When the summon was not duly served to the defendant is not proved, then the court can direct to issue a fresh summon to the defendant for a service. वही बात कि जब ये प्रूव हो गया कि डिफेंडेंट को ड्यूली सर्व नहीं हुए हैं, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि फ्रेश समन इशू हो जाए। When the service of the summon is approved before the court, but the time prescribed in the summon is not sufficient for him to answer on the day which has been fixed, then the hearing can be postponed by the court to a future date and notice will be given to the defendant. देखिए, ये दूसरी कंडीशन है कि when the service of the summon is proved, देखिए सर्विस तो हो गई, but the time prescribed in the summon, कि मतलब वो कहीं दूर बैठा हुआ है जो डिफेंडेंट, उसको टाइम लगेगा और जो डेट फिक्स की हुई है कोर्ट ने उस हिसाब से वो नहीं आ सकता है सफिशिएंट फ्रॉम हिज आंसर, उसको आंसर देने के लिए, मतलब रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए या वकालतनामा देने के लिए, देन द हियरिंग जो है वो पोस्टपोन हो सकती है, कोई भी फ्यूचर और ओनली जो है उसको क्या है नोटिस जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि प्लेंटिफ का आना, डिफेंडेंट का ना आना, या डिफेंडेंट का आना या प्लेंटिफ का ना आना, उस टाइम क्या पावर है कोर्ट की। कोई अगर आपका ऑर्डर एडवर्स पास हो गया है, जैसे डिसमिसल कर दिया सूट प्लेंटिफ कोर्ट ने, तो प्लेंटिफ के पास क्या ऑप्शन रहते हैं, प्लेंटिफ उसको रिस्टोर कर सकता है। अगर डिफेंड एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया है, तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है, आपका एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकता है। This is the whole story. Next time we will discuss the ex parte decree. This is the very important topic, and I hope you will enjoy this lecture. And thank you very much to be with the Lucky Law.